आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। काबीना ने 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। अमरावती रेलवे लाइन के साथ बिहार में 256 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोहरा करने को दी गई मंजूरी। काबीना ने खलाई शोबे में स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड के कयाम को दी मंजूरी। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी नामजदगी का काम जोरों पर। महायुति और महाविकास अघाड़ी की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर बहस जारी। दिल्ली फिजाई आलूदगी से नबरदास्त मां आलूदगी की सतह इंतहाई खराब। जुमरे में पानी में अमोनिया की सतह बढ़ने से पानी का बहरान हो सकता है मजीद गहरा। और से टकराने का इम्कान। मरकजी और रियासती हुकूमतें नुकसान से बचने के लिए कमर बस्ता। और आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने काबीना मीटिंग की तफसीलात बताते हुए कहा कि इन फैसलों के तहत अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए कृष्णा नदी पर रेलवे पुल बनाया जाएगा। इस रेल प्रोजेक्ट की तखमीना लागत तकरीबन 2245 करोड़ रुपए है, जिससे 19 लाख रोजगार पैदा होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को तमाम बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. बड़ा project है. It will create 19 lakh human days employment. It will also save 6 crore kilogram of carbon dioxide. It's very environmentally sustainable, and that means it is like equivalent of planting 25 लाख ट्रीज। दूसरा बड़ा फैसला भी रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से है, जिसमें शुमाली बिहार के लिए 256 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोहरा करने की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 4553 करोड़ रुपए है। मिथिलांचल में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर 256 किलोमीटर का। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। बड़ा प्रोजेक्ट है। 4553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान। और तीसरा फैसला खलाई शोबे के स्टार्टअप से मुतालिक है, जिसके तहत खलाई स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड मंजूर किया गया है, जिससे हिंदुस्तान की आलमी खलाई पोजीशन मजबूत होगी। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए। द यूनियन कैबिनेट हैज टुडे अप्रूव्ड setting up a venture capital fund with a corpus of 1000 crore rupees for promoting startups in the space sector. This reflects our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's commitment toward creating more and more opportunities for our youth, more and more opportunities for our entrepreneurs, and more opportunities for
innovative startups. आगे बढ़ते हैं। महाविकास अघाड़ी की 3 बड़ी पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम का फॉर्मूला 85-85-85 पर तय किया गया है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी बाकी 18 हलकों को इत्तेहादियों के लिए छोड़ देगा। महाविकास अघाड़ी के दीगर लीडरों ने कहा कि किसी को कितनी जगह दी जाएगी, इस पर बातचीत जारी है। महाविकास अघाड़ी के लीडरों की इस इत्तला के बाद अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर तजब्जुब खत्म हो गया है, लेकिन एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 255 सीटों की बात की गई। 33 सीटों पर अभी तक तजब्जुब बरकरार है, जिनमें से 18 सीटें छोटे इत्तेहादियों को दी जाएंगी। महाविकास अघाड़ी के सरकर्दा लीडर सीटों की तकसीम को लेकर मुसलसल बहस कर रहे थे। इस सीट अलॉटमेंट मीटिंग में कुछ तनाज़ात भी हुए। दिलचस्प बात यह है कि ठाकरे धड़े और कांग्रेस के दरमियान बड़ा झगड़ा था, लेकिन सीनियर लीडर शरद पवार की सालसी से तनाज़ा हल हो गया। इस मौके पर महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने शरद पवार से मुलाकात की। इस मीटिंग में शरद पवार, एनसीपी से जयंत पाटिल, शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे, पार्टी से संजय राउत, कांग्रेस के बालासाहेब थोराट, नाना पटोले मौजूद थे। आज महाविकास अघाड़ी के लीडर कुछ इत्तेहादियों के लीडरों से बात कर सकते हैं और उनके दरमियान सीटें बांट सकते हैं। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने शिवसेना यूबीटी धड़े को घेरा है। दरहकीकत उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में एनसीपी एससीपी इत्तेहाद में सीटों के झगड़े पर सख्त हमला किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को बताया कि एनसीपी एससीपी इत्तेहाद ने ना तो उन्हें वजीर आला का चेहरा बनने दिया और ना ही उन्हें 100 से ज्यादा सीटें दी। इससे कबल जब वो हमारे साथ थे तो मातेश्वरी के जरिए टिकटों का इंतजाम किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी शदीद हमला किया। जब एक समय पे वो हमारे गठबंधन में रहते थे तो मातोश्री से टिकट डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पे लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है, 85 सीट पर सिमट गए हैं। और कांग्रेस पार्टी भी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू बनती जा रही है। कच्चा नींबू वो होता है जिसको पूरा ओवर भी नहीं दिया जाता, मिनी ओवर बॉल करते हैं, इनको खिलाते नहीं है, 12th मैन रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी की भी दयनीय स्थिति ये है कि कांग्रेस 100 सीट नहीं लड़ पा रही है महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से एक प्रकार से इररिलेवेंट होती जा रही है हर स्टेट में, और उद्धव जी जिन्होंने इतना बड़ा विचारधारा में बदलाव किया, सावरकर जी को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, वहां जाकर मिला क्या अब उद्धव जी खुद ही बताए। मुझे लगता है उनको बड़ा मलाल महसूस होता होगा। और झारखंड की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कल इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आखिरी दिन है। ऐसी सूरत हाल में झारखंड से जुड़े तमाम बड़े चेहरे, हुक्मरां और अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने असेंबली हलकों से पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। आज बीजेपी के कई बड़े लीडर और कई कौमी लीडर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इसमें झारखंड के इलेक्शन इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान, शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा, सम्राट चौधरी, विष्णुदेव साई समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। 2 मरहलों में इंतखाबात होने हैं, जिसमें पहले मरहले में 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए वोटिंग होगी और दूसरे मरहले में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बीजेपी ने आने वाले राजस्थान और उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक नई फहरिस्त जारी की है। बीजेपी ने राजस्थान की एक और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 84वें असेंबली के लिए कारी लाल ननोमा को टिकट दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को और गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दुलेर और करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी सीट से धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया है और मझवा से सोचेस मेहता मौर्य को टिकट दिया गया है। दलितों की
बीजेपी ने कांग्रेस पर शदीद हमला किया। पार्टी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि भारत दलितों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। ख्याल रहे कि प्रियंका गांधी की नामजदगी के दौरान पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को दरवाजे से झांकते हुए देखा गया था। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। आसाम की वजीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में दलितों की क्या मुकाम है, इसका पर्दा उठ गया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कल जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस का अंदर दलितों का पोजीशन क्या है? बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। बीजेपी ने वायनाड लोकसभा जिमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका वाड्रा के जरिए दिए गए आमदनी के हलफनामे पर सवालात उठाए और कांग्रेस पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि मुल्क के लोग फर्जी गांधियों से सवाल पूछ रहे हैं। ये हलफनामा इस बदउनवानी का एतराफ है जो ये नकली गांधी और उसके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। ऐलान करदा हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा के असासों की तफसीलात इनकम टैक्स डेटा से मेल नहीं खाती हैं। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। तेजी से ओडिशा और बंगाल के साहिल की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त ये तूफान पारादीप से 280 किलोमीटर और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का लैंडफॉल धामरा और भीतर कनिका के दरमियान होगा। लैंडफॉल के वक्त 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की तवक्को है। अंदाजे के मुताबिक लैंडफॉल के वक्त समुद्र में लहरें मामूल से 2 मीटर ऊंची होंगी। बताया जा रहा है कि दाना का भी वही असर पड़ेगा जैसे कि 2021 में आने वाले समुद्री तूफान यास का पड़ा था। दरियासना इंतजामी अमला भी तूफान दाना के हवाले से मुकम्मल अलर्ट मोड पर है। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तूफान के असरात से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी को यकीनी बनाने के लिए फाल इक़दाम किए गए हैं। कोस्ट गार्ड को मगरबी बंगाल और उड़ीसा में माहीगीरों और मल्लाहों को बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और दूर दराज के ऑपरेटिंग स्टेशनों को मौसम की बाकायदा इंतबाह और हिफाजती मशवरे फैलाने का काम सौंपा गया है।
भुवनेश्वर के बिजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन जुमेरात की शाम से 16 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई है। तूफान दाना के पेश नज़र ईस्टर्न रेलवे अपने सियालदा डिवीजन में जुमेरात की रात 8 बजे से जुमे की सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेनें नहीं चलाएगी। दिल्ली के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मगरबी बंगाल और उड़ीसा में 24 और 25 अक्टूबर को दाना तूफान के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। इस अरसे के दौरान समुद्री लहरों में 1 से 2 मीटर तक इजाफा मुतवक्के है। 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की, जहां रेनफॉल के साथ साथ विंड का इम्पैक्ट रहेगा। जो टाइडल वेव है वो लगभग 1 से 2 मीटर हाइट का होने का संभावना है और सबसे ज़्यादा टाइडल वेव केंद्रापड़ा, इसके बाद भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। और जो रेंज हम दे रहे हैं 1 से 2 मीटर। इसके साथ साथ पूर्व मदीनपुर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी स्टॉर्म सर्ज आ सकता है। दक्षिण 24 परगना और जगत सिंहपुर के पास 0.5 मीटर से 1 मीटर तक टाइडल वेव आने का संभावना है। ये सभी देखते हुए हम साइक्लोन वार्निंग जारी कर रहे हैं। उड़ीसा और मध्य बंगाल में तूफान दाना की तबाही जारी है। दूरदर्शन के नामानिगार उर्मिलेश भट्ट ने पारादीप से सूरत हाल का जायजा लिया। पारादीप में यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है, लिहाजा जो पेड़ कट यहाँ पर जो है गिर रहे हैं, आंधी से तूफान से जो पेड़ गिर रहे हैं, उन पेड़ों को तुरंत जो है यहाँ पे जो क्यूआर टीम है वो जो है उन पेड़ों को काटने का काम कर रही है। साथ ही जहाँ पर जल जमाव हो रहा है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पारादीप है उसके लोग यहाँ पर आकर के तुरंत उस जल जमाव जो है उस जल जमाव को यहाँ से हटाने का काम। सेना के 2 जहाज हैं, जिन जहाजों को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। उसके अलावा जो संवेदनशील जो गांव थे 3000 जो गांव थे उन गांवों से जो है लोगों को जो है सुरक्षित जो राहत शिविर बनाए गए हैं उन शिविरों में जो है पहुंचा दिया गया है। वहां पे प्रशासन ने हर तरीके की जो है सुविधाएं दे रखी हैं, तब चाहे पानी हो, स्वास्थ्य हो या फिर उसके अलावा बिजली हो, ऐसी तमाम सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो है या उड़ीसा सरकार ने जो ये चक्रवाती तूफान इससे लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। और दिल्ली की हवा में आलूदगी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जुमेरात की सुबह कई इलाकों में AQI एक बार फिर 390 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। AQI आनंद विहार में 394, जहांगीरपुरी में 395 और द्वारका में 390 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में हवा के मेयार की ये सतह इंतहाई खराब जुमरे में आती है, जिसकी वजह से सांस की संगीन बीमारी का खदशा है। काबिल जिक्र है कि आम हवा का मेयार 0 से 50 AQI के जुमरे में होना चाहिए। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त ये सतह 400 के करीब पहुंच चुकी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 115वीं ख्यालात टोल फ्री नंबर 1800-7800 पर भेज सकते हैं। माईगोव, नमो ऐप पर भी अपने ख्यालात मुश्तरक कर सकते हैं। अपने ख्यालात भेजने की 25 और अमेरिका में सदारती इंतखाबात में अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है। इंतखाबी मुहिम में जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उससे अमेरिका की जमहूरियत खतरे में नजर आती है। आइए इसी खबर पर बात करते हैं अमेरिका में मौजूद अपने नामानिगार अमृतपाल से। अमृत, क्या इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की अगर बात करें तो क्या वाकई वहाँ जमहूरियत को खतरा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह की भाषा का प्रयोग इस पूरे चुनाव प्रचार में हमको देखने को मिला, ये मेंटली अनस्टेबल हैं, ये अनहिंज्ड हैं। कमला तो रेस में ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो बाइडन तो पहले से रिटार्ड थे और जो बाइडन तो रिटार्ड बने एज के वजह से। कमला हैरिस तो बॉर्न रिटार्ड हैं। इस तरह की लैंग्वेज जो दोनों साइड्स की तरफ से इस्तेमाल की गई।
और के लॉक हिम अप पॉलिटिकली, ये सब एक दूसरे के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप पे और सेक्सुअल एलिगेशंस आ गई हैं स्टेसी विलियम्स की तरफ से कि उन्होंने उनको ग्रोप किया अर्ली 90s में। तो इस तरह की जिस तरह पॉलिटिक्स, जब मैं एवरेज अमेरिकन से बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि हमने कई इलेक्शंस देखी हैं, पर ऐसी भाषा, इतना गिरा हुआ स्तर कैंपेनिंग का और पर्सनल अटैक्स का हमने पहले नहीं देखा है। पहले भी 2000 में याद करें कि इलेक्शन कितनी क्लोज थी, सुप्रीम कोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के को स्टेप इन करना पड़ा ये डिसाइड करने के लिए कि अगला राष्ट्रपति कौन हो अमेरिका का। जब अल गोर वर्सेस जॉर्ज बुश जूनियर हुआ था तो ये इतना क्लोज कॉन्टेस्ट पहले भी है, पहले भी केस हुए, पर इस तरह का कैंपेन अमेरिकन दोनों, मतलब रिपब्लिकन वोटर्स से जब आप बात करते हैं ऑफ कैमरा या इवन डेमोक्रेट से, कहते हैं कि हाँ जी ये बहुत ख़राब किस्म का नैरेटिव है और ये हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। पर है वो नैरेटिव, पॉलिटिशियंस हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं ये नैरेटिव, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पर क्लियरली कहीं ना कहीं तो इनकी सोसाइटी का जो हाल है, जो डिविजन्स हैं, जो पोलराइजेशन है, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये सब। अब देखें कमला क्या कर रही हैं कि इन्होंने पिछले जनवरी 2021 में याद करें जब कांग्रेस मिल रही थी इनको इंडोर्स करने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, इन्होंने राइट करवा दिया। अब कमला क्या कर रही हैं कि अपनी लास्ट कैंपेन स्पीच वहाँ से दे रही हैं व्हाइट हाउस के पास से, जहाँ ट्रंप ने वो स्पीच दी थी, फिर उनके लोग कांग्रेस में घुसने की कोशिश की थी और राइट कर दिया था, तो वो भी एक मैसेजिंग कर रही हैं। तो इस किस्म का जो स्तर था ये नैरेटिव का, अमेरिकन मुझे बताते हैं कि जी हमने पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ना सुना ना देखा। तो ये बात सही है कि इनकी सोसाइटी की जो डिवाइड्स हैं, जो इनकी फॉल्ट लाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उभर के आ चुकी हैं। बिल्कुल, यानी एक नए चुनाव देखने को मिल सकते हैं। और जानना चाहेंगे आपसे अमृत के वहाँ जो इंतखाबात हो रहे हैं, जो वोटिंग चल रही है, अगर अभी की बात करें, क्योंकि पहले ही वोटिंग का आगाज़ हो चुका है, तो इसके क्या रुझानात हैं? 24 लास्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो गई थी और मेल इन वोट्स भी हो रही हैं। काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन्स हैं वो आउट नंबर कर रहे हैं। कम से कम अभी तक 20 मिलियन वोट्स ऑलरेडी कास्ट हो चुकी हैं बुधवार ख़त्म होते होते। तो क्लियरली वोटिंग तो अर्ली वोटिंग काफ़ी उत्साह से हो रही है। पर इसका रीज़न, जैसे मैंने अमेरिकन से बात की तो वो कह रहे थे कि देखें ये इलेक्शन हम एक तो सुविधा के लिए पहले आ रहे हैं, दूसरा ये ख़त्म हो जल्दी, ये इलेक्शन ये बहुत लंबी खिंच गई है और तो इसलिए, और हम दूसरा अब हम आराम से वोट कर सकते हैं। कुछ को डर लगता है कि नवंबर 5 को पता नहीं क्या आंच जाए, तो आज ही वोट कर दो, हम अपनी वोट तो सिक्योर कर लें कम से कम। अलग अलग वजूहत हैं लोगों की वोटिंग करने की, पर काफ़ी उत्साह से वोटिंग हो रही है। जहां मैं हूं टेक्सास में, मंडे पे शुरू हुई थी, अभी भी आज मैं गया पोलिंग स्टेशन पे, लंबी कतारें थी वोटर्स की वहाँ अंदर। तो अर्ली वोटिंग हो रही है। पोलस्टर्स इसमें ट्रेंड्स भी पड़ रहे हैं जी, कौन वोट कर रहे हैं, क्या विमेन ज़्यादा वोट कर रही हैं, क्या ब्लैक वोटर्स वोट कर रहे हैं, क्या रिपब्लिकन्स वोट कर रहे हैं, क्या रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इसमें से ट्रेंड से किसी नतीजे पे पहुंचना। नवंबर 5 को जो वोट पड़ेगी वो भी इक्वली काउंट करेगी जितनी अर्ली वोटिंग काउंट करेगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी नवंबर 5 से पहले ही ये क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा अगला राष्ट्रपति अमेरिका का, मेरा अपना ख्याल और अपनी जो असेसमेंट है इस पर ये है कि नवंबर 5 सिग्निफिकेंट रहेगा डिसाइड करने में। अर्ली वोटिंग भी, क्योंकि वोट तो चाहे आप अर्ली कर लें चाहे नवंबर 5 को कर लें, वोट तो वोट ही है, वो एक वोट ही है, तो वो डिसाइड करेगा। नवंबर 5 के बाद ही पिक्चर बहुत क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ मुकाबला बिल्कुल टक्कर कांटे की है। जी, यानी ये कह सकते हैं कि काफ़ी दिलचस्प और सख्त मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे के बाद इसराइल ने लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए हैं। इसराइल ने बैरूत के इलाकों पर हमला किया है। बैरूत पर हमलों के नतीजे में आसमान में बड़े पैमाने पर आग के शोले बुलंद हुए, जिससे इस्राएली फौज के तर्जुमान ने कई इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी की। इसराइल ने ईरान नवाज नशरियाती इदारे अल मयादीन के करीब दफ्तर पर एक और हमला किया है।
तनाज़ा शुरू होने के बाद से ये दफ्तर खाली था। लेबनान के वजारत सेहत ने कहा कि हमले में एक शख्स हलाक और एक बच्चे समेत 5 दीगर जख्मी हुए हैं। इस दौरान ईरान के हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने तेल अबीब के मज़ाफ़ात में इसराइली फ़ौजी फैक्ट्रियों पर मिसाइल दागे। अमेरिका ने लेबनानी फ़ौज पर इसराइली हमलों की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। और खेलों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से पुणे में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम 259 रन बनाकर आउट हो गई। आज का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट पर 16 रन बनाए हैं। सीरीज का पहला मैच हारने वाली हिंदुस्तानी टीम ने तब्दीलियां की हैं और शुभमन गिल, सुंदर और आकाशदीप को टीम में शामिल किया गया है। वहीं केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव टीम से बाहर हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।